नमस्ते सदावत सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के लिए बन रहे एयरबस C295 विमान ने पहली उड़ान भरी है और इस साल सितंबर तक ये एयरक्राफ्ट भारत पहुंच जाएगा। भारत के एरोस्पेस प्रोग्राम के लिए C295 की पहली उड़ान बेहद अहम है। इससे भारतीय वायुसेना दुनिया में C295 विमानों की सबसे बड़ी ऑपरेटर बन जाएगी। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत भी कई गुना बढ़ जाएगी। भारत और एयरबस के बीच हुए सौदे के तहत 16 C295 विमानों की आपूर्ति सितंबर 2023 से 2025 के बीच की जाएगी और बाकी के जो 40 एयरक्राफ्ट हैं उन्हें भारत में स्थानीय स्तर पर बनाया जाएगा, जिन्हें कि गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस के संयुक्त उपक्रम में तैयार किया जाएगा। दोस्तों, आज भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि विमान का पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया। पायलट को बचाने के लिए वायुसेना ने एक हेलीकॉप्टर को भी रवाना किया था। लेकिन दोस्तों, इस दुर्घटना में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। कहा यह जा रहा है कि एक व्यक्ति घायल भी है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के इस फाइटर जेट ने सूरतगढ़ वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी थी और पायलट ने उड़ान भरने के तुरंत बाद तकनीकी खराबी की सूचना दी थी। ये फाइटर जेट हनुमानगढ़ के इलाके में क्रैश हुआ। कहा जा रहा है कि MiG-21 ट्रेनिंग के लिए उपयोग में लाया जा रहा था और इसने एक रूटीन उड़ान भरी थी। पायलट ने हादसे से पहले इजेक्ट करके अपनी जान बचा ली, लेकिन जिस इलाके में MiG-21 विमान गिरा वहां मौजूद 3 लोगों की मौत हो गई। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कई महीनों से रशिया पर लगे प्रतिबंधों की वजह से रशिया से भारत में स्पेयर पार्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में भारत और रशिया के अधिकारियों ने एक मीटिंग की है कि कैसे अब इस लॉक चेन को तोड़ा जाए। भारत के रक्षा मंत्रालय ने रशिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे कहा है कि वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसमें हिस्सा लें और भारत में या तो अपना ऑफिस खोलें, जिसे कि वो लोकली ज्वाइंट पार्टनरशिप के तौर पर या फिर किसी लोकल इंडियन कंपनी को अपॉइंट करके भारत में स्पेयर पार्ट्स को तैयार कर सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना में इस वक्त फ्लाइट रिफिलिंग एयरक्राफ्ट की कमी है और इस बात को ध्यान में रखते हुए अब इंडियन एयरफोर्स एक वैकल्पिक रास्ता खोज रही है, जिसमें कि भारतीय वायुसेना के पायलट्स को एयर टू एयर रिफिलिंग स्किल्स सिखाई जाएगी, जिसमें कि बॉडी टू बॉडी एयरक्राफ्ट रिफिलिंग मेथड है उसे सिखाया जाएगा। दरअसल भारतीय वायुसेना 6 जो नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट थे उन्हें नहीं खरीद पाई है और पिछले 2 दशक से भारतीय वायुसेना को 18 एयरक्राफ्ट की जरूरत है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को पहले बैच के तहत ALS-50 लॉइटरिंग म्यूनिशन मिले हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड से। आपको बता दें कि ALS-50 लॉइटरिंग म्यूनिशन किसी भी तरीके के टेरन और हाई एल्टीट्यूड से ऑपरेट किया जा सकता है और ये 50 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। ALS-50 ऑटोनोमस सिस्टम इसे वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के तौर पर भी डिजाइन किया गया है। इसकी फायर पावर तब और अधिक बढ़ जाती है जब ये अपने टारगेट तक पहुंचता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि DRDO की नेवल साइंस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी ने सबमरीन लॉन्च वरुणास्त्र हैवीवेट टॉर्पीडो का परीक्षण किया है एक सिमुलेटेड वातावरण में और इस वरुणास्त्र में 95% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसकी स्पीड 74 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज है 40 किलोमीटर और इसका जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग डेप्थ है वो 600 मीटर का है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आपको मैं डिफेंस अपडेट में बता चुका हूं कि किस तरीके से म्यांमार के कोको आइलैंड पर एक सीक्रेट बेस बनाया जा रहा है। हालांकि इस बारे में म्यांमार कह चुका है कि वो इसे अपने लिए बना रहा है, लेकिन भारत का शक चाइना पर है। दरअसल अब भारत ने एक बड़ी चाल खेलते हुए कोको द्वीप समूह की निगरानी के लिए अपने MQ-9 रीपर ड्रोन्स को तैनात किया है और ये कदम इसलिए उठाया गया है कि यहाँ पर एक जो एयरबेस है उसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना भारतीय मिसाइलों की परीक्षण पर कड़ी नजर रखने के लिए कोको आइलैंड पर एक गुप्त आधार तैयार कर रहा है और इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति और बंगाल की खाड़ी में उसके इरादों को लेकर भारत की चिंता बढ़ी हुई है और कोको द्वीप पर चीन की मौजूदगी भारत के लिए चिंता का विषय रही है। ऐसे में MQ-9 रीपर ड्रोन की तैनातगी बंगाल की खाड़ी में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत की एक रणनीति है। भारत भी अपने हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठा रहा है। कोको आइलैंड रणनीतिक रूप से बंगाल की खाड़ी में स्थित है और हाल ही के वर्षों में यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन रही है और इस म्यांमार के द्वीप पर एयरबेस विकसित किया जा रहा है और यहाँ पर एक बंदरगाह का भी निर्माण किया जा रहा है, ऐसी भी कुछ खबरें आई हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA जैक सुल्लिवान ने सऊदी अरब में भारत के NSA अजीत डोभाल के साथ बैठक की। व्हाइट हाउस ने कहा है कि दोनों नेता इस महीने के अंत तक ऑस्ट्रेलिया के क्वाड शिखर सम्मेलन में फिर से मिलेंगे। आपको बता दें कि दोनों ही देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने सुरक्षित पश्चिम एशिया के साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए बातचीत की है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में पहले भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है।
इस विरासत केंद्र की स्थापना केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच एक समझौते ज्ञापन के तहत की गई है। ये विरासत केंद्र 17,000 वर्ग फुट में फैला है। राजनाथ सिंह ने यहाँ स्थापित सिमुलेटरों में बैठकर उड़ान का एक अनुभव भी लिया। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिग-21 के कॉकपिट में भी बैठे। इस मौके पर भारतीय वायुसेना के द्वारा विरासत केंद्र चंडीगढ़ प्रशासन को हस्तांतरित कर दिया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी की महिला अधिकारियों को पाकिस्तान से लगी एलओसी पर इसकी इंजीनियरिंग रेजिमेंट के साथ तैनातगी का बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में महिलाओं की नियुक्ति के दायरे को बढ़ाने और पेशेवर आकांक्षाओं को पूरा करने के मकसद से इसकी मंजूरी दी है। प्रादेशिक सेना की महिला अधिकारी अब यूनिटों और नियुक्तियों के विस्तृत श्रृंखला में अपने पुरुष समकक्षों जैसे ही समान स्थितियों के तहत काम करेंगी और ट्रेनिंग हासिल कर पाएंगी। सरकार जिस एक और प्रस्ताव पर काम कर रही है वो है गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर होने वाले आधिकारिक समारोह में मार्च करने वाली टुकड़ी और बैंड दस्ते में शामिल सभी प्रतिभागी भी महिलाएं हों। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अब भारत अपने रक्षा निर्यात यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों में अपने मिलिट्री अताशे को नियुक्त कर रहा है, जहां से भारत अपने घरेलू रक्षा निर्यात का विस्तार कर सकता है। दोस्तों, ऐसे समय में जब भारत ने विदेशों से हथियार प्रणालियों का आयात बंद कर दिया है और मेक इन इंडिया योजना के तहत भारत के उत्पादनों पर जोर दे रहा है, इसीलिए भारत उन देशों में अपने जो डिफेंस अताशे हैं उनकी नियुक्ति कर रहा है, जहां भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अपने इन रक्षा अधिकारियों की नियुक्ति अफ्रीका, मध्य पूर्वी देशों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया के मित्र देशों में करेगा, जिन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसे भारतीय उपकरणों में रुचि दिखाई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, दक्षिण कोरिया का KF-21 फाइटर जेट, जिसमें कि इंटरनल वेपन बे और इंटीग्रेटेड सेंसर्स और डेटा फ्यूजन जैसी उन्नत 5वीं पीढ़ी की तकनीक इस्तेमाल की गई है, वो 2029 से 2030 में लॉन्च किया जाएगा। KF-21, जिसे कि बोरमे के नाम से जाना जाता है, ये दक्षिण कोरिया का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसे कि कोरियाई एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा विकसित किया जा रहा है। KF-21 दक्षिण कोरिया में विकसित होने वाला पहला फाइटर जेट होगा, जो कि इनके F4 और F5 फाइटर जेट्स की जो पुराने बेड़े हैं उनकी जगह लेगा, और इसे ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर जेट जो कि एडवांस एविनिक्स के साथ है और हाई डिग्री ऑफ मैन्युअलिटी के साथ डिजाइन किया जा रहा है। इसका आंतरिक हथियार बे यानी कि इंटरनल वेपन बे अपने रडार सिग्नेचर को कम करते हुए विमान को विभिन्न प्रकार के हथियारों को ले जाने की अनुमति देगा। अपनी इस उन्नत तकनीक के अलावा KF-21 में कई तरीके के फीचर्स होंगे, जिसमें कि ये एक स्मार्ट स्क्रीन से लैस होगा, जो कि विमान के नुकसान का पता लगा सकता है और उसकी मरम्मत कर सकता है। साथ ही इसमें एक साइलेंट इजेक्टर सीट भी होगी, जो इजेक्शन के दौरान पायलट को चोट लगने के जोखिम को कम करेगी। और KF-21 दक्षिण कोरिया के रक्षा उद्योग के लिए एक प्रमुख बढ़ावा होने की उम्मीद है। ऐसे में दोस्तों, भारत को भी दक्षिण कोरिया के KF-21 फाइटर जेट प्रोग्राम से काफी कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम भी अपना AMC फाइटर जेट बना रहे हैं, जो कि 2030-32 के बीच में ही आ सकता है। ऐसे में इनका फाइटर जेट भी 2029-30 के बीच लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन हमारी डेडलाइंस और इनकी डेडलाइंस में भले ही समय एक जैसा हो, लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम समय से पहले तो नहीं हो पाते, लेकिन उनमें अधिक समय लगता है, तो इसीलिए बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के लिए एक बड़ा सरदर्द बनने वाला है ग्वादर में बनने वाला मिलिट्री बेस। बता दें कि चाइना के रक्षा मंत्री ने अभी हाल ही में पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख के साथ मुलाकात की है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि दोनों ही देश सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक दूसरे का साथ देंगे और नए नए क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। चीन और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच रिश्ते काफी पुराने हैं। दोनों देशों की नौसेनाएं और वायुसेनाएं एक दूसरे के साथ हर साल द्विपक्षीय अभ्यास भी करती हैं। दरअसल चाइना पाकिस्तान के जरिए अरब सागर तक अपनी पहुंच को बढ़ाना चाहता है, और मलक्का स्ट्रेट पर अगर चाइना को अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो पाकिस्तान उसका अहम साथी हो सकता है। मगर इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते हितों ने भारत के लिए भी खासी चिंता पैदा कर दी है। चीन ने 2017 में ही जिबूती में पहला विदेशी मिलिट्री बेस खोला था, और इसके बाद से ही उसकी हरकतें बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख अमजद खान नियाजी इस वक्त चाइना के दौरे पर हैं। उन्होंने इस दौरान चीन के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की है। हालांकि चाइना ने अभी तक इस बारे में नहीं बताया कि क्या उसने पाकिस्तान स्थित चीनी मदद वाले बंदरगाह तक उसकी मिलिट्री की मौजूदगी से जुड़ी कोई मांग की थी या नहीं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना और सऊदी अरब अब एक दूसरे के काफ़ी करीब आने लगे हैं। अब तो दोस्तों बात यहाँ तक आ चुकी है कि सऊदी अरब चीन से 12 टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर खरीदने की योजना बना रहा है, और अबू धाबी में अभी हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी यानी कि इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो में चीन ने अपने इस युद्धपोत को प्रदर्शित किया था। अब ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की सेना
जो कि पहले से ही चीन के साथ बातचीत कर रही है और भविष्य में इस प्रकार के 12 जहाज़ों को खरीदने वाली है। जैसे ये खबर सामने आई तो अमेरिका से लेकर चीन तक हलचल मच गई है। चीन की सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे चीन सऊदी अरब संबंधों में मील का पत्थर कहा है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने इस डील पर बारीकी से नज़र बना के रखी हुई है। चीन की तरफ से सऊदी अरब को 12 की संख्या में टाइप 052D युद्धपोत की कीमत 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। और अगर सऊदी अरब इतने बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता है चाइना से, तो ये चीन के हथियारों की बिक्री में एक और नया रिकॉर्ड हो जाएगा। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि सऊदी अरब के लिए 12 की संख्या में टाइप 052D युद्धपोत की खरीद करना कहीं से भी प्रासंगिक नहीं लगता है। सऊदी अरब को चीन से इतनी संख्या में युद्धपोत की खरीद के लिए 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने होंगे, जबकि सऊदी अरब का सैन्य खर्च लगभग 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि पहले से ही जीडीपी का 6.6% है। ऐसे में सऊदी अरब के लिए अपने रक्षा बजट को बढ़ाना भी काफ़ी मुश्किल है और इस तरीके की सैन्य खरीद से दूसरी सैन्य परियोजनाओं पर नकारात्मक असर भी हो जाएगा। सऊदी अरब अब तक अपने अधिकांश हथियार अमेरिका से ही खरीदता रहा है। ऐसे में अन्य देशों से हथियार की खरीद के लिए सीधे तौर पर उसे अधिक बजट खर्च करना होगा और अपने बजट को बढ़ाना होगा। अगर बात करते हैं सऊदी अरब की नौसेना की, तो सऊदी अरब की जो नौसेना है वो सिर्फ समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहती है। इसके अलावा अपतटीय क्षेत्रों की भी सुरक्षा करना चाहती है। वर्तमान में सऊदी अरब की नौसेना के पास 8 फ्रिगेट्स हैं और अभी तक उनके पास कोई डिस्ट्रॉयर नहीं है। और अगर वो यानी कि सऊदी अरब चाइना से टाइप 052D जैसे 12 जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उन्हें खरीद लेता है, तो ये सऊदी अरब की नौसेना की जो युद्धक क्षमता है उसे बढ़ा देगी। हालांकि दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा ना भी हो कि सऊदी अरब इतनी बड़ी संख्या में चाइना के इन डिस्ट्रॉयर्स को खरीद सके, लेकिन सऊदी अरब चीन से टाइप 052D की छोटी संख्या खरीद सकता है ताकि उसकी नौसैनिक क्षमता बढ़ जाए और उसे भारी भरकम बजट भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। आखिर क्यों खरीद रहा है सऊदी अरब इस टाइप 052 डिस्ट्रॉयर को, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल दोस्तों ये जो टाइप 052D डिस्ट्रॉयर है उसे चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी इस्तेमाल करती है और ये उनका गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। टाइप 052D पहले से ही एक्टिव 052C का एक बड़ा वेरिएंट है। ये युद्धपोत रिवॉल्वर टाइप वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम और साइलो टाइप मिसाइल सिस्टम से लैस है। इसमें फ्लैट पैनल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार लगा हुआ है। इस युद्धपोत की एक मेन गन है जो कि 130 mm की है। यही नहीं, इसके अलावा HQ-10 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ये लॉन्च कर सकता है, जिसके लिए इसमें 24 सेल का एक लॉन्चर है। यही नहीं, इसके अलावा 64 सेल का एक वर्टिकल लॉन्चिंग सेल भी लगा है। इस सेल में HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल, VJ-18 सरफेस टू सरफेस मिसाइल और CY-5 एंटी सबमरीन मिसाइल लगी हुई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा झटका अमेरिका के लिए है। जो सऊदी अरब अब तक अमेरिका से हथियार खरीदता आया है, अब वो चाइना की तरफ झुक रहा है। तो ये चाइना की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है जिसके तहत वो अब सऊदी अरब को अपने जाल में फंसा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।